हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपने जेई मेन 2015 पेपर का। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से 78 तक किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टेक्निक सीखे, बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी कि किस तरीके से हमारा माइंड सेट होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन हमें लीव करना है, किस तरीके से स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाना है, कौन कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, डेट इज जो बचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 79 से क्वेश्चन नंबर 90 तक। और जैसे ये पेपर सॉल्विंग पूरा खत्म हो जाएगा, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, कितने क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल जाता फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखो, जब क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ोगे तो बोला गया है लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन द लाइन दिस। अब इस लाइन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? इस लाइन को देख के कुछ याद आ रहा है क्या? बोलेंगे हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस याद आ रहा है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, टफ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आता कि करना क्या है। बेसिकली तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम में इस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ सकते हो, स्किप करके आगे निकल लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सोचने बैठ गए कि हाँ क्या करना है, क्या करूँ, दो तीन तरीका ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम में ट्राई करने का समय नहीं होता है। तुम्हें क्या करना होता है, जो वन शॉट में क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये करना है, तुरंत कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठ के दो तीन तरीका ढूंढ रहे हैं, उसके बाद एक तरीका सही लग गया, हाँ उससे आंसर आ गया। उससे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके कारण तुम्हारा दो तीन क्वेश्चन और छूट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, मैं यहाँ बताता हूँ। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो वन ऑफ द बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये तो एक फैमिली ऑफ लाइन्स है। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइन्स है, दिस मीन्स ये कहाँ से पास करता होगा? तो फैमिली ऑफ लाइन्स का कंडीशन होता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 जो एक लाइन होगा इज इक्वल टू 0। ये लाइन पास करेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 से। L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0, दो अलग अलग लाइन लिखो। उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से ये लाइन पास करेगी। तो मेरे पास दो लाइंस पता हैं, डेट इज मैं यहां से भी देख सकता हूं 2x। सपोज ये दो अलग अलग लाइंस है, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन सपोज x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी हमने देखा कि इन दोनों का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आई कैन एलिमिनेट x। सो पहला वाला दिख रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला दिख रहा है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा 2x से 2x कट जाएगा, दिस इज 4y माइनस 3y डेट इज y, एंड दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ गई 2। जब y की वैल्यू 2 रखोगे तो x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, दिस मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना है, 1,2। ओके, यहां से अब मुझे पता चला। अब उन्होंने एक पॉइंट दिया ऑलरेडी 2,3। सपोज दिस इज 2,3, कहीं भी होगा 2,3 स्पेस में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब उन्होंने बोला कि इस 2,3 का इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे लाइंस होंगे, ऐसे L1 प्लस लैम्डा L2 के की वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, अलग अलग लाइंस आते जाएंगी, उससे बहुत सारे पॉइंट आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस लाइन को कंसिडर करूं, इस लाइन को अगर कंसिडर करते हो तो यहां पे इमेज कैसा बनेगा 2,3 का? तुम बोलोगे जस्ट यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे इमेज बनेगा। सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो दिस इज ए डैश। ठीक है, ओके, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस आएगा। सिमिलरली सोचो, अगर तुम ये देखो कि इस लाइन पे मैंने इमेज निकालू, इस लाइन पे, तो इमेज कुछ ऐसा आएगा। सपोज दिस इज बी डैश, दूसरा इमेज है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो इस टाइप का इमेज बनता जा रहा है। अब मुझे बेसिकली यही पता करना है, ये जो ए डैश है, बी डैश है, ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे। जो ऑप्शन देखो वो तो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया कि सर्कल में कुछ ऐसा होता है। क्या होता है कि अगर मैं सर्कल देखूं तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से मैं अगर एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो क्या होता है, बाइसेक्टर। कुछ इसी टाइप का सीन बन रहा है क्या? इस पॉइंट से देखो एक परपेंडिकुलर जा रहा है जो कि इसको ए और ए डैश को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली मैं इधर देखूं तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है जो कि ए एंड बी डैश को बाइसेक्ट कर रहा है।
दिस मीन्स मैं बोल सकता हूं वो जो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर कितना होगा 1,2, क्योंकि कोई भी कॉर्ड बनाओ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सेंटर ये, और रेडियस कितना होगा, तो ऑब्वियसली दिस। तो ये एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ये एंड रेडियस विल बी, सपोज दिस इज पी, तो पी ए डिस्टेंस, और पी ए डिस्टेंस इज 2 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, 3 - 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1, सो दिस इज √2। तो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस कितना होगा, √2। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं AI का, जेई मेन का, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं अब। जैसे ही तुमने क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ा तुम्हें लगा ये तो रेगुलर प्रॉब्लम है, ये तो क्लास में क्वेश्चन सर करवाते ही हैं इस टाइप के। हमारे पास क्या गिवन है, 2 अलग अलग सर्कल गिवन है। अब पहले वाले सर्कल को मैं C1 बोल देता हूं, दूसरे वाले सर्कल को C2। उन्होंने बोला है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट डिपेंड करता है कि सर्कल का ओरिएंटेशन कैसा है। अगर दूर दूर है तो 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे तो 3 कॉमन टेंजेंट आएंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 कॉमन टेंजेंट आएंगे। ये सारी बातें हमें पता है ऑलरेडी। तो मैंने पहला C1 का सेंटर निकाला, सेंटर वन क्या आएगा, -G, -F होता है। तो दिस इज G है इसका -2, सो 2, F है इसका -3, तो 3। सेंटर 1, रेडियस 1 निकालते हैं, √G² 4, F² 9, माइनस C, -12, सो दिस इज √25 विच इज इक्वल टू 5। ओके, तो सेंटर 2, 3, रेडियस 5। सिमिलरली सर्कल 2 का देखो सेंटर, -G, -F, 6 है तो 3, तो -3। सिमिलरली 18 है तो -9। सेंटर इज दिस, रेडियस 2, 3² दैट इज 9, 9² दैट इज 81, -26। ये कितना आ रहा है देखो, 90 - 26, 90 - 26, सो दिस इज 64, ठीक है। अभी 64 तो 8 हो जाता है, तो R2 इज 8, ठीक है। अब मैं C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 2 - -+3, तो 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, 3 -+9, तो 9 + 3 इज 12, 12 का होल स्क्वायर इज 144, सो दिस इज √169 विच इज 13। इसका मतलब C1 C2 का डिस्टेंस एग्जैक्टली R1 + R2 के बराबर आ गया। कौन सा केस, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसी केस में C1 C2 इज सेम एज R1 + R2, और इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। इस क्वेश्चन को मैं वन शॉट में कर लेता, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी से हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 81। अब क्वेश्चन नंबर जब 81 पढ़ा तो देखा द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कि फाउंड बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टा होगा बेसिकली, है ना, लेटस रेक्टा, ये मिस प्रिंट है, टू द एलिप्स x² / 9 + y² / 5 इज इक्वल टू 1। अब ये एलिप्स बहुत ही तुच्छ सा है, बहुत ही ईजी वाला एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा भाई ये फोकस होगा a, 0, भाई ये अगला फोकस होगा -a, 0। भाई बता दे यार, लेटस रेक्टम जो होता है ये होता है, इस लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है बता दे यार, a, b² / a। अच्छा, और नीचे आ जाएगा तो -b² / a, सेम, दिस इज a, -b² / a एंड सेम ऑन दिस साइड, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो बहुत ही ईजी है। कैसे, तो मुझे बेसिकली इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना पड़ेगा। टेंजेंट लिखने के लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए, और पॉइंट पता है मुझे, देखो a² इज 9, सो a इज 3। सिमिलरली b² इज 5, सो b इज √5। अब मैंने बोला e कितना होता है, एक्सेंट्रिसिटी इज 1 - b² / a², 5/9, सो दिस इज 4/9 विच इज 2/3। अब एक्सेंट्रिसिटी अगर मुझे पता है तो मैं इस पॉइंट को पता कर सकता हूं, डेट इज AE, A इज 3, E इज 2/3, सो वो पॉइंट आ गया 2, 2, ठीक है। अब b² / a कैलकुलेट करो, b² इज 5, a इज 3, तो 5/3। तो ये पॉइंट मेरा आ गया है कैलकुलेट करके 2, 5/3। 2, 5/3 पे इस एलिप्स पे मुझे क्या करना है, एक टेंजेंट लिखना है। अब टेंजेंट लिखना भी बहुत आसान, x² / 9
प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। इस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो x1 बाय 9 प्लस y1 बाय 5 इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा x1 बाय 9, सो x इंटू x1 इज 2, x1 इज 2 बाय 9 प्लस y1 इज 5 बाय 3, सो 5 बाय 3 बाय 5 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज बेसिकली 2x बाय 9 प्लस 5 से 5 काट लो, y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा आ गया टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जैसे ही वाई की वैल्यू तुम 0 रखोगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो एक्स की वैल्यू इज 9 बाई 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 बाई 2 आ गई। तो दिस इज 9 बाई 2 कामा 0। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है बाय सिमेट्रिसिटी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एक ट्राइंगल बना, इसका एरिया का मैं 4 गुना कर दूंगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, तो हाफ बेस कितना है, ये बेस है 9 बाई 2 कामा 0 है, तो 9 बाई 2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, तो तुम बोलोगे हाइट इज 0 कामा ये वाई वाला निकालना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 जैसे ही रखोगे, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये वाला 0 कामा 3 आने वाला है, तो 3। सो दिस इज बेसिकली 27 बाई 4, 27 बाई 4। अभी देखो 27 बाई 4 सबसे पहला ऑप्शन ही था, तुम्हें क्या करना है, इंटू 4 करना है, तो 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 अब देखते हैं। बोला गया है लेट ओ विद द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप है। दिस मीन्स ये पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा। अब इसने बोला है यहां पे O इज द वर्टेक्स, तो O इज द ओरिजिन, 0,0 इज O। अच्छा, Q भी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला पे Q एक पॉइंट है, एनी पॉइंट। अच्छा, उस एनी पॉइंट को क्या हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ, x को अगर मैं अल्फा रखूं तो y कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 8। क्यों 80 स्क्वायर 280 नहीं रखा, क्योंकि वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है, इसीलिए मैंने वो नहीं लिखा। मैंने बोल दिया x को अगर अल्फा रखोगे तो y कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 8। अच्छा, बोला गया है इफ p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब यहां पे कहीं P पॉइंट है और ये क्या कर रहा है, OQ को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या मुझे पता चल जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ, सपोज P का कोऑर्डिनेट इज h कॉमा क्योंकि किसी का लोकस निकालना है, तो तुम बोलोगे h कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 1 इंटू अल्फा, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डेट इज 4। सो अल्फा बाय 4 आ गया h। सिमिलरली k कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 8 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज अल्फा स्क्वायर बाय 32। अच्छा, k की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर बाय 32, तो k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 32 एंड अल्फा इज 4h, अल्फा इज 4h। तो 4 स्क्वायर डेट इज 16h स्क्वायर बाय 32, 16 इंटू 2, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k डेट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये हमारा लोकस होना चाहिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। फोर्थ ऑप्शन, ये भी इजी कैटेगरी में रखते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन वेक्टर्स एंड 3D का है। बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0,2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ये भी इजी है, मैं पहली बार में कर लेता। अगर तुम्हें बेसिक भी पता है वेक्टर 3D का तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तुमने बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए कहां से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अच्छा, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, इसको क्या करेंगे, लैम्डा के बराबर मैं जनरल पॉइंट एज्यूम कर लूंगा लाइन पे। जब जनरल पॉइंट एज्यूम करोगे दैट विल बी 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 12 लैम्डा प्लस 2। अच्छा, ये इस प्लेन पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो x इज 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई डेट इज माइनस 4 प्लस 1 प्लस जेड डेट इज 12 लैम्डा प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 14। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 4 इज 11 लैम्डा। सिमिलरली 2 प्लस 1 3,
3 + 2 5 + 5 इज इक्वल टू 16. सो 11 लैम्डा इज इक्वल टू 11, लैम्डा इज इक्वल टू 1. लैम्डा इज इक्वल टू 1 से मेरे पास पॉइंट हुआ आ गया. ये पॉइंट कितना है? 3 × 1 3 + 2 5, 4 - 1 दैट इज 3, 12 + 2 दैट इज 14. सो 5, 3, 14 और दूसरा पॉइंट है 1, 0, 2. डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो. रूट अंडर 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16, 3 - 0 9 का होल 3 का होल स्क्वायर 9, 14 - 2 12 का होल स्क्वायर इज 144. तो ये आ गया रूट अंडर 169 विच इज इक्वल टू 13. डिस्टेंस कितना है? 30. ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये मैं पहली शॉर्ट में कर लेता. ठीक है, ओके. आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे. अभी क्वेश्चन नंबर 84 को देखोगे तो आया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस कॉमा दिस. यहां पे एग्जैक्टली दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है. बहुत सारे बच्चे को यहां कंफ्यूजन हो जाता है क्या कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस, और ये तो लाइन है ही नहीं, दो प्लेन है. तो याद रखना जब भी लाइन बोले और दो प्लेन का इक्वेशन दे दे, दिस मीन्स फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात कर रहा है. वो बेसिकली वो बात कर रहा है कि ये प्लेन है और ये प्लेन है, दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगा. जैसे ये मेरा पेन है तो लाइन है, तो ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन, तो इससे कितने प्लेन पास करेंगे इस लाइन से? तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं. मतलब अगर मेरे पास दो प्लेन है, प्लेन 1 प्लेन 2, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक लाइन बनेगा अंदर जाके. ठीक है, अब उस लाइन से तो इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं ना. ओके, तो उसी प्लेन की बात हो रही है. तो उस प्लेन का इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता है. दैट इज P1 + लैम्डा P2. तो मैं बोलूंगा 2x - 5y + z - 3 प्लस P1 + लैम्डा P2. P2 में x + y + 4z, x + y + 4z - 5 इज इक्वल टू 0. P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2 + लैम्डा × x, y में आ जाएगा लैम्डा -5, z में आ जाएगा 4 लैम्डा + 1, कांस्टेंट टर्म आएगा -3 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये प्लेन गिवन है, इस प्लेन के पैरेलल है x + 3y + 6z - 1 इज इक्वल टू 0. इसके पैरेलल है ये प्लेन. दिस मीन्स दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उनका नॉर्मल वेक्टर बेसिकली पैरेलल है. नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है मतलब कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल है. 2 + लैम्डा / 1 विल बी इक्वल टू लैम्डा -5 / 3 विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा + 1 / 6 विल बी इक्वल टू. ठीक है, अब जैसे इसको इक्वेट करोगे तो इन दोनों को जब इक्वेट करोगे देखो लैम्डा आ जाएगा 3 × 2 6 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -5. सो वी कैन से दैट 2 लैम्डा इज इक्वल टू -11, लैम्डा इज इक्वल टू -11/2. लेकिन यहां से डायरेक्टली आंसर नहीं आता है, मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा. आर दे सेटिस्फाइंग? लैम्डा इज इक्वल टू -11/2 पे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं? तो मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो 3 × 2 6, तो यहां से 2 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 4 लैम्डा + 1 और -11 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -11/2. यहां से भी आ रहा है, तो इससे मैं कंफर्म हो गया कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -11/2. जब लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है -11/2, तो अब इक्वेशन लिखना तो बहुत ईजी है. मैं क्या करूंगा, बस यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दूंगा -11/2 इक्वेशन में. तो 2 + लैम्डा दैट इज 2 - 11/2 × x प्लस y टाइम्स -11/2 -5 प्लस z टाइम्स -11/2 × 4 इज -44/2 + 1 -3 -55/2 इज इक्वल टू 0. अब यहां से देखना 2 × 2 4 -7/2x एंड दिस इज 2 × 5 10, तो -21y/2. इधर से आया 2 × 1 2, तो 42 -42z/2, और इधर से आया 3 × 2 6 माइनस, तो +49/2 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 7x + 21y + 42z - 49 इज इक्वल टू 0. 7 से भी डिवाइड करते हैं, x + 3y + 6z - 7 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन विल बी x + 3y + 6z इज इक्वल टू 7. कौन सा ऑप्शन है? x + 3y + 6z इज इक्वल टू 7. x + 3y + 6z इज इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर 3. ये भी मैं पहले अटेम्प्ट में कर लेता, इजी क्वेश्चन था. ठीक है,
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D वाला क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विथ 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुतों बार हमने सॉल्व किया इस टाइप का, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहते हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। मैं बोलूँगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी मुझे ऑलरेडी पता होता है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है तो पहले उस फॉर्म में लाऊंगा मैं। जैसे ही लाऊंगा तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इस माइनस को भी रहने दो, सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर। ओके, सो दिस इज माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस माइनस प्लस ऑफ सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर। इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू ए वैक्टर। इससे मुझे पता चला सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 है, लेकिन सी और ए के बीच में तो एंगल पूछा ही नहीं है, मुझे बी और सी के बीच में पूछा है। दिस मीन्स माइनस ऑफ सी डॉट बी इज सेम एज 1/3 मॉड बी मॉड सी। अच्छा, माइनस ऑफ सी डॉट बी माइनस मॉड सी मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अगर बी और सी के बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी। यहां से वी विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1/9, दैट इज 2√2/3, 2√2/3। ठीक है, चलो 85 भी इजी कैटेगरी में रखते हैं, ये हमें पहले अटेम्प्ट में सॉल्व कर लेना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 ये आया हुआ है प्रोबेबिलिटी से। बोला गया इफ 12 आइडेंटिकल बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। अच्छा, इन्होंने कुछ चकमा दिया है ना, तुम्हें बेसिकली ये चकमा दिया है कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा और आइडेंटिकल आइडेंटिकल लगा दिया। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिकल नाम की चीजें नहीं होती है। मतलब क्या है, सपोज तुम्हारे सामने 3 बैग है, वो तीनों आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल नहीं है, तुम बॉल थ्रो कर रहे हो, है ना। सपोज तुमने 10 बॉल थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो इस बैग में जाकर गिरेगा? क्या वो उसके कलर पे डिपेंड करेगा कि वो आइडेंटिकल बॉक्स है या नहीं है? उस पर डिपेंड करेगा? नहीं। सिमिलरली उल्टा सोचो, तुम्हारे पास सारे बॉल्स व्हाइट कलर के हैं या कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, फिर से फेंक रहे हो, क्या वो उस पर डिपेंड करेगा कि उस बॉल का कलर कैसा है? नहीं। इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिपेंड ही नहीं करता आइडेंटिकल चीजों पे। तो जब आइडेंटिकल चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता है तो मैं आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट मान लूंगा। ठीक है, आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट मान के सॉल्व कर लूंगा। तो अब मैंने बोला कि मेरे पास 12 आइडेंटिकल बॉल्स है, आर टू बी प्लेस्ड इन 3 बॉक्सेस, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसमें 3 बॉल्स रखने। देन द प्रोबेबिलिटी डेट वन ऑफ द बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल्स। अच्छा, वन ऑफ द बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली 3 बॉल। तुमने क्या किया, तीनों में से एक बैग को सेलेक्ट कर लिया। ऊपर वाला लिख रहा हूं फेवरेबल, तो 3 में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया। तुमने बोला इसमें एग्जैक्टली 3 बॉल्स होंगे, तुम क्या करोगे, 12 में से कोई 3 बॉल सेलेक्ट कर लोगे। 12 में से कोई 3 बॉल सेलेक्ट कर लिया, 3 में से कोई एक बैग सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब तुमने उसमें क्या किया, 3 बॉल्स डाल दिए। अब तुम्हारे हाथ में 9 बॉल्स हैं, उनको इधर रखना है। तो हर बॉल के लिए 2-2 ऑप्शन है, तो 2⁹। नीचे कितना हो जाएगा, हर बॉल के लिए 3-3 ऑप्शन है, 3⁻12। तो इसको कैलकुलेट करो, 3C1 इज 3 इंटू 12C इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इधर आ गया 2⁹/3⁻12, 9 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 11 इंटू 12 एंड दिस इज 6, तो 6 इंटू 2। तो ये बेसिकली आ रहा है, एक 3 से एक 3 कटेगा ऑलरेडी वैसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 11 इंटू 3 इज 33 इंटू 10 दैट इज 330 इंटू 2⁻10 डिवाइड बाई 3⁻12। अगर मुझे 2 और 3 दोनों पे पावर 12 लेना है, मैं अगर पावर सेम करना चाहूँ तो दिस इज 3 से काटूंगा तो 110 इंटू 2⁻10 डिवाइड बाई 3⁻11। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 2⁻11 डिवाइड बाई 3⁻11 और ये आ गया 55। तो 55 ओके 55 इंटू 2/3, हाँ ये चलेगा। 55/3
इंटू 2/3। कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ताकि आंसर इज 55 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 टू द पावर 11 है, लेकिन यहाँ पे 55 2/3 पे पावर 11 नहीं है, 55/3 एक 3 एक्स्ट्रा है, और यहाँ 55 2/3 लिखा है। तो अगर ये आई गेस ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, तो इसको बोनस होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी बोनस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत ही सिंपल, स्टैटिस्टिक्स से हर साल एक क्वेश्चन लगभग आते ही हैं और बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, अब बोला गया द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्रोमाइजिंग 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। अच्छा, एक डेटा सेट है जिसमें 16 ऑब्जर्वेशंस है और उसका जो मीन है वो 16 है। तो बताओ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे 16 इंटू 16 256। ओके, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो इसका वैल्यू है 16, उसको डिलीट कर दिया। बेसिकली 16 16 16 डाल के कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 3 4 एंड 5 आर एडेड। तो तुम बोलोगे समेशन एक्स आई जो न्यू होगा वो कितना आएगा? तुम 256 टोटल सम था, उसमें से एक वैल्यू डिलीट कर दिया 16, और क्या क्या ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, 5 ऐड किया। तो ओवरऑल सम कितना आ गया? 256 माइनस ये 16 है, ये है 4 + 3 7 7 + 5 12, तो -4 बेसिकली। तो दिस इज 252। ओके, तो समेशन न्यू आ गया 252। तो बोला गया न्यू मीन कितना होगा? तो न्यू मीन होगा 252 डिवाइड बाय टोटल डेटा पॉइंट। मेरे पास ओरिजिनली 16 डेटा सेट थे, उसमें से एक डेटा सेट को डिलीट किया गया, 15 बचे, 3 नया ऐड किया गया, 18 हो गए। सो डिवाइड बाय 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, 18 × 14 इज 252। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, इसको वन शॉट में कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ना ही है तुम्हें। ठीक है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लो भाई, एक क्वेश्चन तो आएगा ही और बहुत ही ईजी होता है, 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस देखो, ये तो क्लास 10th वाले भी कर लेंगे। ठीक है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन ए लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब तुम्हें डायग्राम बनाना है। बेसिकली तुमने बोला एक टावर है, ये 60 डिग्री है, सिमिलरली ये 45 डिग्री है, एंड ये वाला इज 30 डिग्री। ओके, अब इन्होंने बोला है यहां से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, isn't it? If the angle of the tower from the 3 corner points A, B and C line or leading, ठीक है, then the ratio AB is to BC पूछा गया है, AB is to BC पूछा गया है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि रेशियो ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, तीनों में अलग अलग लगा देते हैं। मैं बोलूँगा दिस इज सपोज O, तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू सपोज दिस इज P, तो OP P by B that is OA, so this is √3, so we can say that OP will be equal to √3 into OA। ठीक है, एक रिलेशन आया मेरे पास, देखते हैं आसानी से। उसके बाद मैंने बोला tan 45 डिग्री इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाय OB, बट OB इज सेम एज OB, तो ये tan 45 1 है, सो वी कैन से दैट OP इज इक्वल टू OB, बट OP इज √3 OA। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? √3 इंटू OA। सिमिलरली मैं बोलूंगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? OP डिवाइड बाय OC, सो tan 30 इज 1/√3, सो मैं बोलूंगा √3 इंटू OP इज √3 इंटू OA विच इज इक्वल टू OC, सो OC इज इक्वल टू 3 OA। ठीक है, OC इज इक्वल टू 3 OA। अब मुझे चाहिए AB कितना होगा? तो मैं बोलूंगा OB माइनस OA, OB इज √3 OA माइनस OA। ठीक है, सो दिस इज AB। सिमिलरली अगर मुझे BC निकालना है, BC, तो मैं बोलूंगा OC माइनस OB, तो OC इज 3 इंटू OA एंड OB
ओ बी इज √3 इंटू ओ ए। ओके, तो ये रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 -1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3 आ जाएगा। ओके, ये रेशियो आ चुका है। अब मैं अगर इसमें √3 -1 रहने दूँ, नीचे √3 कॉमन ले लूँ, तो दिस इज √3 -1, √3 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन 1/√3 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इन्होंने सारे कंडीशंस दे रखे हैं, मतलब हमें कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाने का है कि x किधर से किधर जा रहा है, x किधर से किधर जा रहा है। x अगर 1/√3 से छोटा है, डायरेक्टली फार्मूला लगाओ। अब तुम्हें ये देख के तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज द फार्मूला ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स x, 2 इंटू tan इनवर्स x। ओके, 2 इंटू tan इनवर्स x, तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू tan इनवर्स x इज 3 इंटू tan इनवर्स x। ओके, 3 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला टाइप होता है। tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। कैसे जानते हैं, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। एंड दिस इज गिवन एज tan इनवर्स y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो देख के ही कर देना था। ठीक है, क्योंकि कोई कंडीशन भी नहीं लगाना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब तुम्हें बहुत सारे कंडीशंस लगानी पड़े। ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से और एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से हर साल रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए ये दोनों चैप्टर जाके पढ़ लो, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में स्टैटिस्टिक्स, एक दिन में मैथमेटिकल रीजनिंग, और 4 8 मार्क्स तुम्हारे प्योर गारंटीड आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। तो हम लोग वेन डायग्राम से ही कर सकते हैं। इसका मतलब वेन डायग्राम में यूनियन की तरह ट्रीट करो, इसका मतलब इंटरसेक्शन का, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। मैंने बोला आर और एस है उसमें, तो आर और एस ओरिजिनली है, तो ये क्या है देखो, अगर ये आर है ये एस है, तो नॉट आर मतलब आर के बाहर वाले का इंटरसेक्शन एस के साथ, वो ये वाला आ गया। यूनियन लेना है तो इसको तो रहने ही देना है, प्लस नॉट एस को भी रहने देना है। नॉट एस इज ये वाला पूरा का पूरा। ओके, तो दिस इज सेम एज, बस ये छोड़ दो इंटरसेक्शन वाला, तो मैं बोलूंगा दिस इज सेम एज नेगेशन ऑफ दिस। पूछा गया नेगेशन ऑफ दिस, तो बताओ इस चीज का नेगेशन क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इज सिर्फ बीच वाला, और सिर्फ बीच वाला इज एस इंटरसेक्शन आर। ऑप्शन नंबर 4। नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या बोला, ये जो होता है इसका मतलब यूनियन, ये जो होता है इसका मतलब इंटरसेक्शन, ये जो होता है इसका मतलब नेगेशन, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसको पहले प्लॉट किया, नॉट आर इंटरसेक्शन एस को, नॉट आर इंटरसेक्शन एस को प्लॉट करके उसका यूनियन ले लिया नॉट एस के साथ। मेरा ये रीजन आ गया, दिख रहा है इस रीजन में सिर्फ यही खाली है, बीच वाला। अब इसका अगर नेगेशन लेना है, मतलब इस चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है जो यहां बना हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब सिर्फ बीच वाला आएगा, और सिर्फ बीच वाला इज एस इंटरसेक्शन आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये पेपर समाप्त हुआ, हमने लगभग 1 घंटा 30 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा कर लिया डिस्कशन के साथ। मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, स्ट्रेटेजी बताया, सब कुछ बताने के बाद मैंने 1.5 घंटे में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, 30 के 30 क्वेश्चन। इससे क्या आइडिया लगता है कि अगर तुम स्पीड रखते हो बिना कुछ किए, तो तुम आराम से 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर मैथ्स का सॉल्व कर सकते हो 100%। तो अगर तुम्हें 2-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब 1 घंटा अगर टाइम मिलता है तुम्हें मैथ्स का, फिर भी तुम आराम से 30 में 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं एक बार में अटेम्प्ट कर लेता और कौन कौन सा क्वेश्चन स्किप करके निकल लेता। ठीक है, टाइम मिलता तो करता। तो पेपर स्टार्ट करता तो क्वेश्चन नंबर 61 एक क्वेश्चन मेरा हो जाता, ये मैं कर लेता। 62 को स्किप कर देता, छोड़ देता। उसके बाद मैं 63 वाला कर लेता, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे। उसके बाद मैं 64 वाले को लीव करता, भले ही मुझे आता है लेकिन लीव कर देता, लास्ट में टाइम मिलता तो इसको सॉल्व कर लेता। तो अभी तक मेरा 2 क्वेश्चन हुआ है। 65 वाला तो करना है क्योंकि ये ट्रिवियल क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है, ट्रेडिशनल है, तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। 66 वाला भी करना है, पीएनसी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो 66 वाला भी मैं कर लेता, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेता, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये ना कर पाएँ, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुका है। ये एएमजीएम वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन। 69 वाला 7 क्वेश्चन।
लिमिट वाला 8 क्वेश्चन, 71 9 क्वेश्चन, ये सारे तो इजी इजी आए थे। 72 वाला भी कर लेते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन कर सकते हैं। उसके बाद 8-9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 73 वाला भी मैं कर लेता, चलो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको लीव भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 8-9 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं। 74 वाला इंटीग्रेशन से बहुत बच्चों को डर लगता है, तो ये नहीं करेंगे बहुत बच्चे, हो सकता है और बहुत बच्चे करेंगे। तो 8-9 क्वेश्चन तो अभी तक कर ही चुके हैं। ये वाला सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि किंग्स रूल कैसे लगाना है, तो ये क्वेश्चन किंग्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको मैं स्क्रिप्ट करके निकल लेता। टाइम टेकिंग था, डिफिकल्ट तो नहीं था, टाइम टेकिंग। ये वाला तो बोनस ही था, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन थोड़ा सा सोचते तो हो जाता। सिमिलरली ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 80 वाला हो जाता मेरा, 81 वाला हो जाता, मैं एक ही बार में कर लेता इसको। 82 वाला भी हो जाता, इजी क्वेश्चन था। 83 वाला भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 84 वाले में हो सकता था अटक जाते, लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन था अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है तो 85 वाला भी हो जाना चाहिए था। चलो 86 वाला डिफिकल्ट था, इसको छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन शायद गलत भी है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी मैसअप किया है उसने। ओके, अभी 87 वाला बहुत इजी था। 88 वाला बहुत इजी था। 89 वाला भी इजी था, लेकिन बहुत बच्चे हो सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख के डर जाते हैं, तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और 90 वाला तो करना ही है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो 30 में मैं लगभग 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेता। और अगर तुम 30 में अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हो एग्जाम में, तो तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो अब तो क्वेश्चन 30 नहीं आएंगे, अब तो 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर तुम 25 में अभी भी 20 कर लेते हो, सोचो 25 में तुमने 20 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 100 में तुम्हारे 80 मार्क्स आ गए। अगर तुम सिर्फ मैथ्स में 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, केमिस्ट्री में 100 भी स्कोर कर रहे हो, 80 कर रहे हो, ठीक है, और फिजिक्स में भी 80-70 के राउंड कर रहे हो, तो लगभग 200 प्लस मार्क्स ला रहे हो। और 200 प्लस मार्क्स में बहुत ही बढ़िया रैंक आ जाता है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो इस मोटिव से तुम्हें करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं करने वाला हूं 2016 का पेपर सॉल्व, ठीक है।